बच्चे आज एसएसटी में सोशल साइंस में जो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। उसके आगे हमने क्या तक कहां तक कर लिया था, की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें दो चीजें कर ली थी, ठीक है। उसके बाद देखो जो थर्ड पार्ट है वो क्या था मेरे पास की फीचर्स में, सेपरेशन ऑफ पावर्स। क्या है बच्चे, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या बोला, यानी कि पावर सेपरेट हुई है, पावर का बंटवारा हुआ है ना, पावर हमारी बटी है। तो तुम लोगों को बताया था गवर्नमेंट की हमारी कितनी बॉडीज होती है, 3 बॉडीज, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। सेम उसी तरीके से जो हमारी पावर होती है ये हर स्टेट में 3 ऑर्गन्स में डिवाइडेड होती है। कितने ऑर्गन्स में, 3 ऑर्गन्स में, ठीक है। हमारी पावर 3 ऑर्गन्स में डिवाइडेड होती है, जिसमें से पहला कौन सा है, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको कहते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या होता है, द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि लेजिस्लेचर यानी कि हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में वो लोग होते हैं जो हमारे लॉज जो हमारे कंट्री में इंप्लीमेंट होना उनको बनाते हैं, जो लॉज बनाने का काम करते हैं, ठीक है। वो कौन होते हैं, लेजिस्लेचर। देन नेक्स्ट क्या है मेरे पास, द एग्जीक्यूटिव। क्या है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव आर द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट, ठीक है। लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना। क्या है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना। वो बनाते हैं, ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कौन, एग्जीक्यूटिव। पूरी कंट्री में पूरी कंट्री में क्या करते हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है, जुडिशरी। जुडिशरी कौन, एक ऐसी ऑर्गन जो क्या करती है, डिसीजंस लेती है। इन केस अगर किसी भी दो पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उस केस में जो डिसीजन मेकर होता है वो कौन होता है, हमारा जुडिशरी। कौन होता है, जुडिशरी। द जुडिशरी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री। जो जुडिशरी होता है किस चीज के सिस्टम को रेफर करता है, जो हमारे कंट्री में कोर्ट्स वगैरह था। कोर्ट वगैरह किस लिए होता है आप लोगों को पता है, किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है बच्चे। फिर आगे देखो क्या है मेरे पास, फंडामेंटल राइट्स, यानी कि वो बेसिक राइट्स जो इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है, दीज राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर, आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। दीज राइट्स आर गिवन टू इंडिविजुअल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजॉरिटी। क्लियर। अब देखो फंडामेंटल राइट क्या है, वो बेसिक राइट जो एक इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो क्या बोला है, ये राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन को अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्सरसाइज, अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर। आर्बिट्री एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि इंडियन सिटीजन को कुछ ऐसी पावर्स दी गई है ना जिसका यूज करके कंट्री में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो उन राइट्स को कोई एक्सप्लॉइट ना करे, उसके अगेंस्ट क्या हमको कुछ ऐसे राइट्स दिए जाते हैं जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। वो राइट्स किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। बात रही थी आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर क्या है, ठीक है। यानी कि ऐसी पावर जो फिक्स्ड नहीं है, जो फिक्स्ड नहीं होती, यानी कि वो राइट होगा या नहीं होगा वो किसी और के डिसीजन पे डिपेंड करता है। क्लियर है। तो फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट्स जो किसी इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड करे जाते हैं ताकि वो अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से बचा सके। सिंपल। क्लियर है। क्या बोला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, फंडामेंटल राइट्स किसको प्रोवाइड करें, माइनॉरिटीज को। और किसको प्रोवाइड करें, माइनॉरिटीज को, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ पीपल कम रहते हैं। क्योंकि उस केस में क्या होता है, माइनॉरिटी केस में जो मेजॉरिटी होती है, यानी कि जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है, वो लोग क्या करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं फिर माइनॉरिटीज को। तो उनके लिए भी कुछ सेपरेट राइट्स बनाए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि ऑलरेडी किसमें इंक्लूडेड है, फंडामेंटल राइट्स में। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्या है, क्या है ये, सेक्युलरिज्म। क्या है, सेक्युलरिज्म, ठीक है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, देखो सेक्युलरिज्म, सेक्युलर का मतलब से समझना कि एक ऐसी कंट्री जो किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करती, ठीक है। एक ऐसी कंट्री जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करती। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, अ सेक्युलर स्टेट इन विच अ स्टेट डज नॉट ऑफिशियली promote any one religion. India officially do not have any one religion directive principles of the state policy. क्या बोला बच्चे कि जो सेक्युलर स्टेट है ये क्या है, ऐसे स्टेट होते हैं जो कि ऑफिशियली किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, ठीक है। जैसे हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्या है, हिंदी है। हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा। बट इज देयर एनी ऑफिशियल व्हाट, रिलीजन।
इज देयर एनी ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया? नहीं। इंडिया में क्या कोई ऑफिशियल रिलीजन है? नहीं है, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलरिज्म कंट्री है, एक सेक्युलर स्टेट है, कि जहां पे हर स्टेट, हर रिलीजन के, हर कास्ट के लोग पाए जाते हैं। तो किसी पर्टिकुलर रीजन को क्या हम फॉलो कर रहे हैं? नहीं। ठीक है, तो मतलब इंडिया क्या हुआ? एक सेक्युलर कंट्री हुई हमारी। क्लियर है? नेक्स्ट आता है, देखो क्या है, द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड। अभी मैंने आपको बताया था ना फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, यानी कि वो बेसिक राइट्स जो किसी भी इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो अपने आप को इस कंट्री में सर्वाइवल के टाइम अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से बचा सके, अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से बचा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो कि बीइंग अ गर्ल वी हैव द राइट टू स्टडी, वी हैव द राइट टू स्टडी, तो कोई अगर आपको उसके अगेंस्ट रोकता है, कोई अगर आपको उसके अगेंस्ट रोकता है, सो बिफोर दैट यू हैव ऑल द फंडामेंटल राइट्स। उन सब चीजों से पहले आप उससे ये कह सकते हो कि मेरे पास ये मेरा, ठीक है, अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है मेरा कि क्या मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। और ये राइट मुझे मेरे किसने प्रोवाइड करा? संविधान ने, मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। यानी फंडामेंटल राइट वो बेसिक राइट जो हर इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें देखो पहला क्या बोला, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या चीजें इंक्लूड करती है उसमें बच्चे, पहला क्या है? राइट टू इक्वालिटी। क्या है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी टर्म से हमको डिनोट हो रहा है कि पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या होगा। इक्वालिटी का मतलब जहां दो चीजें आपस में इक्वल हो, जहां दो चीजें आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी एक ऐसा राइट, एक ऐसा फंडामेंटल राइट जो हम इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड किया गया है, इस चीज के लिए कि आपके बीच में और कोई जो दूसरा पर्सन होगा उसके बीच में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होगा, चाहे वो किस बेसिस पर हम कह सकते हैं, चाहे रिलीजन के बेसिस पे, चाहे सेक्स के बेसिस पे, या गर्ल है बॉय है। ठीक है, प्लस कलर के बेसिस पे, सांवला रंग होता है कुछ लोगों का, कुछ लोग बिल्कुल एकदम व्हाइट होते हैं, ना उस बेसिस पे, ना रिलीजन के, किसी बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो ये राइट हमको किसने प्रोवाइड करा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, कि जो भी दो लोग होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? देखो क्या है, दिस मीन्स दैट द पर्सन्स आर इक्वल, द पर्सन आर, सॉरी पर्सन्स नहीं होता, पर्सन का प्लूरल क्या होता है? व्हाट इज द प्लूरल ऑफ पर्सन? पीपल। पर्सन्स मत बोलना कभी, ठीक है ना। पर्सन इज अ सिंगुलर टर्म एंड इट्स प्लूरल इज पीपल। ठीक है, देखो आगे आ जाओ, छोड़ो से। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ। क्या है इसका मतलब? कि जितने लोग हैं सारे लॉ के आगे एक समान है। All are equal before the law and shall be equally protected by the law of the country. कंट्री हमारी जो लॉ है उसके हिसाब से हम लोग इक्वली प्रोटेक्टेड होंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन को। इट इज ऑल्सो स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ their religion, caste और सेक्स। क्लियर है कि हम उनको इन तीनों बेसिस में से किसी बेसिस को उनको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये राइट टू इक्वालिटी का राइट हमको कहां से प्रोवाइड हुआ? हमारे फंडामेंटल राइट्स में से वन ऑफ द राइट है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या है, राइट टू फ्रीडम। सिमिलर बातें यहाँ भी वही चीज क्लियर हो रही है। वर्ड से हमको डिनोट हो रहा है कि फ्रीडम है भैया, में क्या है? फ्रीडम है, आजादी है। तो आजादी का मतलब क्या है? कि आपको खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, किसी पढ़ाई करने के लिए, कहीं जाने के लिए आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। ये मत बोलना मम्मी पापा से पूछ के जाते हैं, अरे यार वो तो आप करोगे, ऑफ कोर्स दे आर योर गार्जियंस, है ना, वो तो आप करोगे। मतलब ये चीज कि आपके बियॉन्ड, आपके फैमिली के बियॉन्ड कोई दूसरा आपको मना नहीं कर सकता। ठीक है, वी हैव द राइट टू फ्रीडम। कि आप किसी स्कूल में एडमिशन के लिए गए, वहां उन्होंने मना कर दिया एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि आपका रंग काला है, सो वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमको राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड हुआ है हमारे फंडामेंटल राइट्स में। राइट टू फ्रीडम क्या कहते हैं? देखो, दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन। बोले राइट टू फ्रीडम हमको बोलने का अधिकार है, अपनी किसी बात को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, किसी भी तरीके की एसोसिएशन बनाने का हमको परमिशन है, फ्रीडम है। द राइट टू मूव फ्रीली, हम कहीं भी जा सकते हैं, उस चीज की परमिशन है। एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और हम अपनी पूरी कंट्री के चाहे किसी भी पार्ट में जाए। ठीक है, कि अभी अगर हम दिल्ली में हैं, हमारा मन करा हम यूपी चले गए, हमारा मन करा हम गुजरात चले गए, हमारा मन करा हम मुंबई चले गए, कोई हमको रोक सकता है? नहीं। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों का राइट हमको हमारे किसने प्रोवाइड करा? कॉन्स्टिट्यूशन ने, इन द फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज में।
क्लियर है? तो द राइट टू फ्रीडम में क्या है कि वी कैन एक्सप्रेस, वी कैन स्पीच, वी कैन मूव फ्रीली एंड वी कैन मूव टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री फ्रीली विदाउट हैविंग द परमिशन ऑफ एनीवन, ठीक है? एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। प्लस एक और चीज हमको क्या होता है कि राइट टू फ्रीडम में हमारे पास ये राइट है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी बिजनेस रन कर सकते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन में, किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। क्लियर है? देखो पहले जो पुलिस वाले होते थे, पुलिस ऑफिसर, उसमें लेडीजें बहुत कम होती थी ना उस टाइम पे। पहली बात तो गर्ल्स को इतना तो मोटिवेट नहीं किया जाता पढ़ाई करने के लिए, बट बाद में जब पता चला कि हाँ हम कर सकते हैं चीजें, पता तो पहले था, वो होता है ना सोसाइटी की वजह से प्रेशर आ जाता है कि हमको किसी चीज को करने के लिए आगे, है ना, वुमन नहीं करते, ठीक है? लेकिन अब देखो तुम काफी सारे आप लोगों को लेडी ऑफिसर्स क्या मिलेंगी, मिलेंगी ना, काफी सारे आपको पुलिस में लेडी ऑफिसर्स मिलेंगी। तो लेडी ऑफिसर्स मिल रही है किस वजह से? क्योंकि उनके पास क्या है, राइट टू फ्रीडम है। अब उनको कोई मना नहीं कर सकता कि आप ये चीज नहीं कर सकते। प्लस उनके पास क्या है, चाहे वो कोई भी ऑक्यूपेशन करे, चाहे जो प्रोफेशन करे, उनको कोई रोक नहीं सकता। क्लियर है? समझ आया? पक्का? बेटा यहाँ पे देखो दो राइट्स हमने पढ़ लिए थे ना फंडामेंटल राइट्स के। तीसरा राइट देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में मेरे पास क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 इयर्स ऑफ एज। सिंपल देखो मतलब क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन मतलब होता है शोषण, कि हमारे साथ शोषण हो या फिर हमारे साथ कोई भी गलत काम हो तो उसको रोकने के लिए जो हमको राइट प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है? उसको रोकने के लिए भी हमको कुछ राइट प्रोवाइड करे गए हैं, जो कि हमको किसमें दिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको प्रोवाइड करे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14। देखा ना, छोटे छोटे बच्चे होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में काम करते रहते हैं, है ना? तो वो क्या हो रहा है, उनका क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो उनकी एज नहीं है कि वो काम करे, बट स्टिल दे आर फोर्स्ड टू वर्क, ठीक है? अब जैसे देखो हमारे पास क्या राइट है कि हम जाके दुकान पे सामान परचेज कर सकते हैं, हम उस सामान के लिए पूरी पेमेंट करते हैं, लेकिन अगर वो हमें बदले में एक्सपायरी सामान दे दे तो हमारे साथ गलत हो रहा है ना, हमारा क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो उस चीज के लिए हमारे पास राइट क्या है कि हम उनको क्लेम कर सकते हैं। हम एक कंज्यूमर कोर्ट नाम की एक चीज होती है, कंज्यूमर कोर्ट एक सेपरेट कोर्ट होता है, जहां पे जाके हम उनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं कि इवन आफ्टर द कंप्लीट पेमेंट, हम उनको कंप्लीट पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद भी हमको क्या एक्सपायरी सामान दे रहे हैं, ठीक है? देखो ऐसा नहीं कि हमने उन्होंने हमको एक्सपायरी सामान दिया, यार अगर उनसे बोल रहे हैं कि अंकल ये सामान एक्सपायर है, इसको रिटर्न कर लो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर रिटर्न कर लेते। अगर वो नहीं करते, अपनी बात पर अड़ा कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास एक कंज्यूमर कोर्ट होता है, जहां पे जाके हम उनके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करी है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल राइट में क्या प्रोवाइड करा है कि हमारे पास किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट करने का फ्रीडम है, चाहे हम हिंदू बने, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे हम किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं। क्या लिखा है, एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। अपनी चॉइस को किसी भी रिलीजन में एंटर कर सकते, कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कि हम किसी भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं और हमारे पास एजुकेशनल राइट भी है, ठीक है? देखो क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज, religious, linguistic can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture। क्या बोले बेटा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या राइट प्रोवाइड करा है कि जितनी माइनॉरिटीज है, जितने रिलीजियस है, जितने लिंग्विस्टिक है, ठीक है, कि जो जिसमें नंबर ऑफ पीपल कम है, वो कौन सा सेक्शन हो गया हमारा, माइनॉरिटीज का। रिलीजियस मतलब किसी भी धर्म के लोग, लिंग्विस्टिक मतलब ऐसे लोग जो एक दो लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम सॉरी एक दो लैंग्वेज तो बाइलिंगुअल होता है। लिंग्विस्टिक मतलब क्या होते हैं, जो लोग दो धर्म को फॉलो करते हैं, लिंग्विस्टिक। तो क्या बोला है कि ऐसे लोग क्या, जैसे मान लो पहले कोई हिंदू धर्म को फॉलो करता था, बाद में उसका मन करे कि सिख धर्म में चला जाए, तो यानी पहले वो हिंदू भी रहा था और अब क्या आ गया, सिख धर्म में, तो वो कौन सा पर्सन होगा, लिंग्विस्टिक। तो बोले इस तरीके के पर्सन के पास क्या राइट है कि वो अपना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को क्या सेटअप कर सकते हैं in order to preserve and develop their own culture। जैसे कि लोग क्या है, जैसे कि मान लो अगर हम बात करें पंजाबी लोगों, सिख लोगों की,
तो उनका क्या है, सिख की जो नंबरिंग है वो इंडिया में कम है, अगर हम सपोज करके चले, ठीक है। तो वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए क्या करेंगे, अपने जितने फेस्टिवल्स है उनको मनाएंगे, ठीक है। कोई भी अगर छोटा से छोटा फंक्शन होगा उसमें सारे सिख गैदर होंगे, सोसाइटी को दिखाएंगे कि सिख नाम की भी एक सोसाइटी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है ना। तो हर फंक्शन में, हर चीज में वो लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब वो लोग ये चीजें करेंगे तभी तो जाके अपने कल्चर को क्या प्रिजर्व कर पाएंगे। और उनको जो मन करे, जिस भी लैंग्वेज, देखो फ्रेंच लैंग्वेज वगैरह स्कूल में पढ़ाई जाती है ना, यानी कि हर लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का, या हम किसी भी लैंग्वेज में सामने वाले को एजुकेशन दे सकते हैं, उस चीज का राइट हमको हमारे फंडामेंटल राइट में प्रोवाइडेड है। क्लियर है कि हमारे पास अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का और एजुकेशनल राइट के लिए हमारे पास राइट्स दिए गए। ठीक है, देखो क्या है अगला, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमेडी। रेमेडी का मतलब क्या है, किसी चीज का उपचार, किसी चीज का उपचार, ठीक है। कि अगर हमें कोई बीमारी है तो उस बीमारी को जो इलाज होता है उसको क्या कहते हैं, रेमेडी। या उस इलाज में क्या प्रक्रिया है, उन सारी चीजों को क्या कहते हैं, रेमेडीज। ठीक है, तो यानी किसी भी प्रॉब्लम का एक जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या बोला है, दिस अलाउज सिटीजंस टू मूव द कोर्ट if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state। हमको फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करा है, हमारे गवर्नमेंट ने हमको दिया है। तो अगर इन राइट्स को कोई एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है, कि हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, हमारे पास राइट टू स्पीच है, और अगर हमको अपने राइट को फॉलो करने से कोई रोकता है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास एक कौन सा राइट दिया गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कि जो चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने बोली है, अगर आपको उसको करने से कोई रोकता है तो उसकी रेमेडी क्या है, कि वी हैव द राइट टू गो इन द कोर्ट। कि अगर कोई ऐसा करता है तो उस केस में हमारे पास ये राइट है कि हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं कि हमको ये पर्सन ये राइट हमारा फॉलो नहीं करने दे रहा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्या है, अब चैप्टर की एंडिंग देखो होने वाली है। अब अगला टॉपिक मेरे पास क्या बचा, व्हाई डज द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये चीज मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था। ये कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन है जिसको यूज करके कंट्री हमारी रन करती है। तो उसी में बेस्ड कुछ पॉइंट्स है, देख लो क्या है। अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व्स एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want to be in which they want the country to be governed। क्या लिखा है बेटा, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं that all the person in the country can agree upon as the basis on the way in which they want the country to be governed। क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों जरूरी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमको कुछ ऐसे राइट्स प्रोवाइड करे गए हैं जिन राइट्स का यूज करके हम अपनी कंट्री में अपने अकॉर्डिंग रह सकते हैं। वी कैन लिव एज वी वांट। ठीक है, कि जिस तरीके से हमको अपनी कंट्री में सरवाइव करना है, जिस तरीके से लाइफ को हमको जीना है, उस तरीके के राइट्स हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करें। तो इन सब चीजों से क्या हमको कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है ताकि कोई सामने वाला हमको एक्सप्लॉइट ना कर सके। क्लियर है। नेक्स्ट है क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिफाइंस द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या बताता है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर। सिस्टम, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर मतलब कि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कोई केवल एक राजा एक मंत्री नहीं है, वहां पे हमारे इंडिया के अंदर हमारी कंट्री में पावर्स का डिवीजन हो रखा है, हुआ है ना। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। और लोकल के अंदर भी फिर पता नहीं कितने मिनिस्टर्स, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर है ना। तो क्या बोले कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको बता रखा है कि जितनी पावर्स है उस सबके हाथ में थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी एक के हाथ में सारी पावर नहीं है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ क्या है, इन अ डेमोक्रेसी द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो इंश्योर्स दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट द अदर लेस पावरफुल पीपल ऑफ ग्रुप। ये बात भी आपको बताई थी कि एक टाइम पे है ना हमको ऐसा राइट प्रोवाइड करा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, या फिर हमको कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि माइनॉरिटीज के ऊपर जो मेजॉरिटी है वो अपना शासन ना दिखा सके, वो उनको डोमिनेट ना कर सके। क्या लिखा है कि श्योर दैट द डोमिनेंट ग्रुप, जो शक्तिशाली ग्रुप है, वो अपने पावर का मिसयूज ना करे जिसमें लेस नंबर ऑफ पीपल है।
सिंपल सेंस में क्या कहे कि मेजॉरिटी अपने पावर्स का मिसयूज ना करे, किसके ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर, कि उनको प्रेशराइज करे या उनको किसी काम के लिए फोर्स करे, उनको एक्सप्लॉइट करे, ये चीजें नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों के लिए हमको बेटा किसकी रिक्वायरमेंट है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, कि जिसने हमको ऐसे रूल्स, ऐसे प्रिंसिपल दिए हैं जिनका यूज करके हम अपनी कंट्री में फ्रीली सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? चैप्टर की एंडिंग हो चुकी है, समझ आए? चैप्टर की एंडिंग आपकी हो चुकी है। कल इसके बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी और टेस्ट दूंगी आपका। क्लियर है?